नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपने किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ जो छूट गया था तो वो भी सोचा जाए क्यों छोड़ा जाए, पीछे ये भी करवा दिया जाए। और विद्यार्थी कह भी रहे थे, और ये कार्य सारा विद्यार्थियों के लिए, तो अपने पास में रखने से तो कुछ होना नहीं है वैसे भी, तो ये भी करवा रहा हूँ इस क्लास में। और मारवाड़ किसान आंदोलन और एक जनजाति किसान आंदोलन में एक महत्वपूर्ण है जो मीणा जनजाति से संबंधित है, वो भी आज की क्लास में करवा दूंगा। ये दो मुख्य रूप से बाकी रहे थे। वैसे तो जीके देखो पढ़ा जाए तो अथाह है, और हर व्यक्ति, हर छात्र और हर विद्यार्थी अपने लेवल से देखता है, तो सबका लेवल अलग अलग होता है। लेकिन हम जो देखते हैं सभी विद्यार्थियों का लेवल देखते हैं और परीक्षा का लेवल देखते हैं, उसी अनुसार चलते हैं। तो ये है साथियों आज की जो क्लास है, इसमें एक तो ये पढ़ेंगे अपन, एक ये। इसके बाद में जो है एक विद्यार्थी का मैसेज आया था, वो विद्यार्थी बड़ा विचलित सा हो गया था। उसको मतलब कहीं से रिश्तेदारों द्वारा नकारात्मकता परोसी गई, और वो परोसी गई तो उसने जिम भी ली, मतलब इस तरीका का कोई है। मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक मोटिवेशनल बूस्टर है, क्योंकि ये आज की क्लास वैसे छोटी होगी और अगली क्लास इसके साथ शुरू नहीं करना चाहता, क्योंकि अगली क्लास प्रजामंडल की है, उसको सेपरेट पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। तो ये वाली जो है क्लास, और मोटिवेशन का अलग से बनाना भी नहीं चाहता, तो इसी के अंदर तो पहले तो अपन क्लास ही लेंगे, उसके बाद में यदि कोई विद्यार्थी इच्छुक होगा तो वो देखेगा, बाकी नहीं भी देखेगा तो वो अपनी अपनी इच्छा है। ठीक है, अब देखो, अब क्लास को शुरू करते हैं। आज अपना है मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ का सीधा सीधा नाम आता है तो समझ लेना मारवाड़ जब नाम आया वो जोधपुर और जोधपुर के आसपास वाले क्षेत्र होंगे। अब मारवाड़ किसान आंदोलन का नाम आए और जोधपुर का नाम ना आए ऐसा नहीं होगा। और जोधपुर अपन जे से लिखते हैं, और जे से ही एक व्यक्ति का नाम शुरू होता है, जय नारायण व्यास। ठीक है, तो जोधपुर का नाम आए और जय नारायण व्यास का नाम ना आए ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण जो है इनकी भूमिका रही है। ठीक है, तो इन्होंने देखो शुरुआत इसकी मारवाड़ किसान आंदोलन की जहां से मानी जाती है, एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, और ये लगभग की गई 1818 में इसका गठन किया गया। 1918 में, सॉरी 1918 में इसका गठन किया गया। ठीक है, अब इसका ही नाम बाद में बदलकर 1923 में जय नारायण व्यास ने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, पुनर्गठन किया, और इसका नाम बदलकर कर दिया मारवाड़ हितकारिणी सभा। ऐसे राजस्थान के इतिहास में कई चीजें मिलेगी जिनका ही नाम परिवर्तित करके उनको अलग अलग, जैसे अपने राजस्थान केसरी समाचार पत्र आता था, तरुण राजस्थान कर दिया, ऐसे मतलब उसको नाम बदल बदल के ये चीजें, जब बैन लगा दिया जाता नाम बदल के वापस वही चीज आ जाती थी। तो यहाँ पे भी जो है ये पुनर्गठन करके इसको मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम दे दिया गया। मारवाड़ किसान आंदोलन के जो प्रमुख केंद्र रहे, उसमें प्रमुख केंद्रों के अंदर आपके चंडावल, निम्बाज और डाबड़ा। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आपके डाबड़ा, प्रश्न यहां से पूछा जाता है। ठीक है, ये डाबड़ा नागौर के अंदर है, तो नागौर भी जो है मारवाड़ के अंतर्गत आता था। 28 मार्च 1942, सबसे पहले अपन इसको लेते हैं। 28 मार्च 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता, ठीक है, ये किसानों के और जनता के हित के लिए कार्य करती थी, तो इनके जो कार्यकर्ता थे वो एक जगह इकट्ठा हुए थे जिसका नाम था चंद्रावल नामक जगह पर। और आपको पता ही है एज यूजुअल कि ये जागीरदारों को और शासकों को पाएगा नहीं, तो उन्होंने इन पर करवा दिया लाठीचार्ज। यहाँ पर जो है काफी लोग घायल हो गए थे। सीधी इतनी सी घटना ध्यान रखनी है। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है प्रश्न जो है सिर्फ नाम से बनने की संभावना है, चंद्रावल से, बाकी फिर भी इसको ध्यान में रखें। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है वो ये है कि 13 मार्च 1947 को मैंने एक इंटरव्यू देखा था अपने आरएस के, अभी जो इंटरव्यू हुए आदरणीय मुक्ता राव जी का इंटरव्यू देखा था, उसमें शायद ये उत्कर्ष वाला डेमो इंटरव्यू था, उसमें शायद इनको ये पूछा भी गया था डाबड़ा किसान आंदोलन, मतलब मॉक इंटरव्यू के अंदर, ओरिजिनल नहीं। तो ये पूछा गया था, ये डाबड़ा जो है नागौर का है। ठीक है ना, 13 मार्च 1947 को डाबड़ा नागौर के अंदर मारवाड़ लोक परिषद, ये मां लोक पर लिखा है ना, मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पे सभा की जा रही थी। फिर जागीरदारों ने क्या किया, सशस्त्र हमला किया, इनको बहुत बुरी तरीके से मतलब हमला किया। इसमें जो है 12 लोग शहीद हो गए थे। कहां पे, डाबड़ा में, और ये डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है जो नागौर के अंदर है। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो शहीद होने वाले उनमें से प्रमुख नाम ध्यान में रखने हैं, पन्नाराम चौधरी, रघाराम चौधरी, चुन्नीलाल, जग्गू जाट। याद यहाँ कौन रहे, याद क्या रहे मैं बताऊं, पन्ना रगा चुन्नी जग्गू, पन्ना रगा चुन्नी जग्गू। देखो दो आते हैं अक्सर, दो अक्षर आते हैं, ये चुन्नी जग्गू ये ऐसे याद रह जाएगा। पन्ना, ये देखो इसमें भी दो है, तो पन्ना रगा चुन्नी जग्गू,
इस तरीके से याद हो जाएंगे आपको, और ये आएंगे तो समझ लेना सीधे सीधे आपको डाबड़ा के अंदर जाना है, इस तरीके से याद रखना है। फिर लास्ट में इनको कोई ऐसी मतलब छूट वगैरह नहीं मिली थी, ये जो है चलता था, फिर थोड़ा कम होता है, इस तरीके आंदोलन चल ही रहा था। विशेष रूप से कोई इनकी मांगे ऐसी मानी नहीं गई और कि इनको किसानों को रियायत दे दी गई, ऐसा नहीं हुआ। बाद में जब जयनारायण व्यास की अध्यक्षता में, यहाँ पे देखो जून 1948 में, जब ये जेएनवी का मतलब है जयनारायण व्यास, ठीक है, जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तब जाकर किसानों को राहत मिली थी। क्योंकि जयनारायण व्यास तो खुद इसके पक्षधर थे कि किसानों को राहत दी जाए, जनता के साथ में न्याय किया जाए, तो वो तो फिर लोकप्रिय सरकार, लोकप्रिय यानी कि जनता द्वारा बनी हुई संस्कार कैसे आ रहा है यार बार बार, लोकप्रिय सरकार, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है मारवाड़ किसान आंदोलन आपके जो है वो भी याद कर लेना विद्यार्थी के, सर मारवाड़ तो छोड़ दियो थे, यहाँ क्या करो, तो ले भाई मारवाड़ भी आएगा, ठीक है। मारवाड़ कौन छोड़ा, मारवाड़ तो क्लास ही आ रही, तो मारवाड़ ने क्या छोड़ डाला रे, ठीक है। तो इसको करो नोट। इसके बाद में अपन चलते हैं मीणा जनजाति के आंदोलन की तरफ और फिर बात करते हैं अपन, ठीक है। इसे पहले नोट करो। साथियों अब अपना जो मीणा जनजाति वाला आंदोलन रह गया था उसको भी पूरा कर लेते हैं। इसमें हुआ क्या, देखो इनके लिए इन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। सीधा पॉइंट पे आता हूं, मीणा जनजाति के आंदोलन 1924 में केंद्र सरकार कौन सी हुई, भारत सरकार, तो केंद्र सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पारित किया गया, ठीक है। इस एक्ट में क्या होता है मैं बताता हूँ। और जयपुर राज्य द्वारा किया गया जयराम पेशा कानून, ठीक है। ये जयराम पेशा कानून कह दो या क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कह दो, इन दोनों कानूनों के तहत मीणा जनजाति को कुल मिला के अपराधी घोषित कर दिया कि ये पूरी जाति ही अपराधी है। देखो कभी भी कोई जाति या पूरा का पूरा समाज अपराधी नहीं होता। हाँ, हर समाज में कुछ तत्व हो सकते हैं अपराधी किस्म के, वो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरे जाति या समाज को कह देना अपराधी कह देना तो गलत ही है। तो यहाँ पे भी मतलब ये गलत ही था, पूरी जाति को घोषित कर दिया। अब ये जयराम पेशा कानून क्या था, जयराम पेशा कानून ये कहता था कि मीणा जनजाति के जितने भी स्त्री और पुरुष 25 वर्ष से ऊपर के जितने भी है उन सबको थाने में आना है, निकटतम थाने में, और रोज साइन करने हैं, हाजिरी देनी है कुल मिला के, कि रोज हाजिरी देने के, हाँ साहब मैं हूं और मैं ये हूं। तो ये चीज मतलब दिल्ली का रैली यानी कि एक तरह का अपमान था ये, और इससे जो है मीणा जनजाति पूरी तरीके से परेशान थी। अंग्रेज और ये मतलब ये कहते थे कि शासक वहां के कि ये जो है लूटपाट करके और ये हमको परेशान करती है, ये लूटपाट करने वाली जाति है, तो ये इसे जो है अपराधी किस्म की जाति करार दे दिया। अब मैं तो हकीकत में मैं यदि कहूं कि लूटपाट करने वाले कोई थे तो वो अंग्रेज थे, कि अंग्रेजों ने जो है भारतीयों का मान सम्मान लूटा, भारतीयों का धन लूटा, भारतीयों के मतलब सब कुछ चीजें जो है सुख चैन सारा उन्होंने लूटा। तो असली लुटेरे तो वो थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनको जो है लूटपाट करने वाली और अपराधी किस्म की जाति कह दिया। यही सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके सुधार के लिए कार्य नहीं हुए। इनके सुधार के लिए देखो मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया, और मीणा जाति सुधार, देखो जब कभी किसी को ज्यादा दबाया जाता है, कभी किसी के ऊपर ज्यादा अत्याचार किए जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है भगवान स्वयं उसकी मदद करने आते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही समझ लेना, देखो लक्ष्मी नारायण क्या भगवान का अवतार है लक्ष्मी नारायण जरवाल और महादेव राम, देखो सारे भगवान आ गए, लक्ष्मी नारायण आ गए, महादेव आ गए, राम आ गए, सारे के सारे आ गए। अब इसमें भी छोटू राम जवाहर राम पढ़ोगे तो राम शब्द आता है, यानी कि एक तरह से आपको याद करने का तरीका है कि सारे के सारे भगवान जो है इनकी मदद करने के लिए आ गए। लक्ष्मी नारायण जरवाल, महादेव राम, छोटू राम, जवाहर राम आदि इनके द्वारा क्या है मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया। अब देखो 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का भी गठन किया गया, और ये जो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन किया, ये जो गठन किया गया ये भी मीणा जनजाति के उद्धार के लिए किया गया, इनके सुधार के लिए किया गया। 1944 के अंदर साथियों मुनि मगन सागर द्वारा ये नीम का थाना जयपुर में जो है, ये इसी लाइन को यहां से मैंने कंटिन्यू यहां पे किया, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो गए। 1944 में मुनि मगन सागर द्वारा नीम का थाना में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। ये पूरा एक साथ लेना आपको, यहां से जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, ठीक है। 1933 वाली मीणा क्षेत्रीय सभा अलग है। 1944 में मुनि मगन सागर द्वारा नीम का थाना में, ठीक है। अब अपना सौभाग्य है
कि जैसे जैसे जो जो आंदोलन पढ़ाते हैं या जो भी गांव का या वो नाम बताते हैं, विद्यार्थी वहां के जरूर होते हैं और बताते हैं तो खुशी होती है कि देखो अपने जो है विद्यार्थी सब जगह से जुड़ चुके हैं। तो ये नीम का थाना के भी काफी विद्यार्थी होंगे जो ये क्लास देखते ही कमेंट करेंगे सर मैं नीम का थाना से हूँ। देखकर अच्छा लगता है, हालांकि सबको रिप्लाई नहीं दे पाता हूं मैं, लेकिन फिर भी देखता जरूर हूं। तो नीम का थाना में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, इसको पूरा साथ में लिखना आप, मैंने 3 बार बता दिया ताकि आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, किसके, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति के, इसका अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को बनाया गया था। तो इन्होंने सबने मिलकर, ये सारी जितनी भी सभाएं बनी, जितनी भी समितियां बनी, इन सब ने मिलकर जो है विरोध किया इन चीजों का कि आप मीणा जनजाति के ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते। फिर देखो 1946 में जो है जयराम पेशा कानून वापस ले लिया गया और अक्टूबर 1946 के अंदर ही बालावास के अंदर मीणाओं का एक महासम्मेलन हुआ जिसमें यह फैसला लिया गया कि चौकीदारी से त्याग पत्र दे देंगे और स्वेच्छा से देने का फैसला लिया गया। तो स्वेच्छा से चौकीदारी से, इन्होंने चौकीदारी का जो काम था इससे त्याग पत्र दे दिया। और अंत देखो जयराम पेशा कानून हट गया तो इनको वैसे जो है काफी हद तक मतलब छूट मिल गई थी, लेकिन जो है छोटे मोटे जो प्रतिबंध को बहुत सारे लगे हुए थे, जो अंत में जाकर जो है हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से लगभग 1952 के अंदर उनके प्रयासों से इनके ऊपर से सारे प्रतिबंध हटाए गए और इनको पूरे अधिकार दिए गए। यहां से प्रश्न बनता है, इसमें से प्रश्न कहां से बनता है वो मैं बताता हूं। प्रश्न बनेगा 1924 का क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जयराम पेशा कानून, ठीक है ना, ये जयपुर राज्य द्वारा बनाया गया जयराम पेशा कानून से प्रश्न बनेगा। फिर जो है मुनि मगन सागर वाला, ये प्रश्न यहां से आपके बन सकता है और बंशीधर शर्मा को ध्यान रखना, यहां से बनेगा। और यहां से बन गया तो फिर आपको भगवान के नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं और ये प्रश्न बनने का पैटर्न आपके। और ये जयराम पेशा कानून सन ध्यान में रखें कि 1946 में वापस लिया गया। हालांकि इतिहास के अंदर बहुत सारा डेट में कंफ्यूजन रहता है, कभी किसी में क्या डेट मिलती है, कभी किसी में क्या डेट मिलती है। कंफ्यूजन वाला दिमाग में रखना नहीं चाहिए, सन बिल्कुल परफेक्ट याद रखें। यदि कंफ्यूजन वाला सवाल आता भी है और 3 किताबें ये कहती है 3 किताबें ये कहती है, तो ऐसे में क्या है कि न तो फायदा होता है न नुकसान, बल्कि दिमाग की माथा पच्ची होती है और उसमें विद्यार्थी उलझ के रह जाता है। इससे बढ़िया मैं समझता हूं कि जहां पे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रहा है उसको बस पढ़ लिया मोटा मोटा, उसके बाद में आप आगे बढ़े, उसको वही छोड़ दें। कंफ्यूजन वाला कभी भी लेकर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना, या इधर उधर पूछताछ में या उसमें समय मत गवाओ। बहुत सारा सिलेबस है और बहुत सारा आपको कवर करना है, बार बार रिवीजन करना है, तो इन चीजों में नहीं। जैसे जीके चल रहा है तो आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है साथ के साथ साथ, इसमें भी आपको दूसरी चीजें भी पढ़नी है, तो उनको सबको लेके चले, एक ही चीज को पकड़ के मत बैठना कभी भी। ये मेरी पर्सनल सलाह थी, जो विद्यार्थी मानना चाहे वो मान सकते हैं, बाकी सभी अपना अपना डिसीजन है। अब साथियों बात करेंगे, क्लास यहीं तक है, उन विद्यार्थियों को सूचित कर दूं जो सिर्फ क्लास देखने के उद्देश्य से देखते हैं, तो क्लास यहीं तक है। आगे जो है एक विद्यार्थी की शंका आई थी और उसने इच्छा जाहिर की थी कि सर आप वीडियो बनाकर कुछ मार्गदर्शन करें, तो वो है, बाकी विद्यार्थी भी उससे मोटिवेट हो सकते हैं। उस बात से मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा। तो क्लास से संबंधित आपको नहीं आएगी, आप बंद करना चाहते हैं वीडियो बंद भी कर सकते हैं, आपका समय व्यर्थ ना हो। जो बात है खुली कह देता हूँ, ठीक है ना, 10 मिनट बात करूंगा इसके बाद। और वो चीज जो है वो विद्यार्थी, नाम नहीं बता सकता मैं क्योंकि गोपनीयता भी एक चीज होती है। उस विद्यार्थी का कहना यह था कि सर वो मान लो अभी जो एसआई वगैरह के रिजल्ट आए थे, मान लो असफलता हाथ लगी। हालांकि असफलता तो क्या है, असफलता से विद्यार्थी जो है, असफलता क्या है, विद्यार्थी को कुछ ना कुछ सिखाती है। असफलता यानी आप असफल नहीं हो, आपको सीखने का एक और अवसर मिला है, ये है उसका मतलब। लेकिन जो है असफलता हुई, आसपास के रिश्तेदार उनके ताने तो आने ही थे, उन्होंने कुछ कहा और विद्यार्थी हो गया पूरी तरीके से नकारात्मक, उसके अंदर नकारात्मक भावना भर गई और उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई। उसने मैसेज किया कि सर मैं जो है पूरा प्रयास किया और उसके बाद भी मेरे ये समस्या हुई, और जैसे ही मेरा रिजल्ट आया तो रिश्तेदार जो है ये चीजें कहने लगे, तेरे बस की बात नहीं है, तो क्यों पैसे बिगाड़ता है, तो क्यों समय बिगाड़ता है, कहीं धंधा कर ले, कहीं ये कर ले। ये चीजें आम है, ठीक है, ये आम है, सभी के लिए आम है। हम भी इस दौर से गुजरे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बता रहा हूं जो सिर्फ ऐसी कपोल कल्पित बातें नहीं है, हम इस दौर से गुजरे हैं और हमने बेहद करीब से देखा है और उनको हैंडल भी किया है, और उसी का परिणाम है कि यहाँ पे खड़े हैं। अब इसमें ऐसा है साथियों, मुझे पहले एक बात तो ये कह दूं, हमने रिश्तेदार रखे किस लिए, रखे किस लिए, इसीलिए रखे, मैं तो ये कहता हूँ इसीलिए रखें कि वो हमें थोड़ी थोड़ी हमारी जो छोटी छोटी असफलता है उसमें पंच करें और फिर हम उसको बढ़िया तरीके से मेहनत करें और फिर सफलता का जो है ज्वालामुखी फूटे। आप अब उसको किस तरीके से लेते हो ये आपके ऊपर है। हमने रखे हुए ही इसलिए हैं, रिश्तेदार कोई बड़े नहीं है, हमने रखे हैं उनको,
रखें इसलिए है ताकि वो हमें बताते रहे कि आपकी यहाँ पे ये कमी रही थी और फिर हम उसको जो है काम करें। भाई ऐसा तो है नहीं। और सबसे ज्यादा जो रिश्तेदार जो आपके ऊपर मतलब आपकी असफलता की चाहत करेंगे वो करीबी होंगे, ये भी ध्यान रखना। भाई जो है खुला कहता हूं कि वो जितना मतलब करीबी रिश्तेदार, देखो दूर के रिश्तेदारों को या मित्रों को या उनको क्या लेना देना आपसे, आप सफल होते हो आप असफल होते हो उनको क्या मतलब। भाई है तो पर करीबी वालों उनको पास वालों को मतलब है, अरे फैल हो क्यों मुझे आयो हम फोन लगाओ यूं करें, ठीक है ना। और ऐसा होगा कई बार होगा। आप इस चीज को पॉजिटिव लेते हो या नेगेटिव वो आपके ऊपर है। एक व्यक्ति ने कह दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते और आपने मान लिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, यही तो नकारात्मकता है। अब मान लो मैं क्लासेस दे रहा हूं आपको, मैं क्लासेस दे रहा हूं, टेस्ट सीरीज लिख रहा हूं, बुक लिख रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, रात दिन की मेहनत कर रहा हूं, लेकिन है कुछ परसेंट लोग जो ये सोचते होंगे ऐसे सर के क्या है यार यूट्यूब से कमाई हो रही है, या कुछ ये सोचते होंगे अरे इनके तो यार प्रसिद्धि हो रही है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ये उसके पीछे की जो चीज होती है ना रणनीति, जो मतलब उसके पीछे जो एफर्ट होता है, जो मेहनत होती है, जो त्याग होता है, जो बलिदान होता है, वो कुछ लोग ही देख पाते हैं। और जो देखना चाहते हैं वही देख पाते हैं, जो नहीं देखना चाहते वो चाह कर भी नहीं देखते। तो अपना काम है, आपका काम क्या है, पढ़ना। शिद्दत से पढ़ो, एक असफलता मिली है उससे सीखो कि इसमें मेरी क्या कमी रही थी, फिर वापस ट्राई करो, बार 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 ट्राई करते रहो, तो कहीं ना कहीं जो है सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है कि अगले मोड़ पे सफलता हो और आप यहाँ पे हार कर बैठ गए तो फिर वो दिखेगी नहीं, क्योंकि वो मोड़ के बाद है और आपको निरंतर चलना है तब वो दिखेगी। अब पॉजिटिव कैसे रहे कि सब चारों तरफ से नकारात्मकता आती है तो हम पॉजिटिव नहीं रह पाते, हम क्या करें। तो देखो पॉजिटिविटी साथियों ऐसा है कि आपके अंदर की जितनी पॉजिटिविटी आएगी ना, जो अंदर से सकारात्मक ऊर्जा आएगी वही आपके काम आने वाली है। बाहर से कितनी ले लो 2 दिन असर करेगा, मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैं भाषण दे रहा हूं, आपके 2 दिन असर करेगा, तीसरे दिन वो की वो बात हो जाएगी। आपको अंदर से सकारात्मकता लानी पड़ेगी, बाहर से दी हुई काम नहीं आएगी। बाहर से तो आपको सिर्फ मिलने वाली नेगेटिविटी है, नकारात्मकता ही बाहर से मिलनी है, सकारात्मकता अंदर से लाइए। और जब अंदर से सकारात्मकता आपके अंदर होगी तो आप जो काम करना चाहते हैं, आप जो चीज हासिल करना चाहते हैं, जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मान लीजिए मैं लगातार क्लासेस दे रहा हूं पिछले 2-2.5 महीने से, इतनी सारी व्यवस्थित क्लासेस दे दी, सारी की सारी, ये कि ये मतलब बड़ी बड़ी, आप सभी को मैंने टेलीग्राम पे बता रखा है, बड़ी बड़ी सारे मतलब जो नेशनल लेवल के ऑफर थे वो सारे के सारे साइड में रखकर सिर्फ आपको यहाँ पे क्लासेस दे रहा हूं और नाम मात्र के शुल्क पर टेस्ट सीरीज भी चलाई ताकि विद्यार्थियों का अभ्यास भी होता रहे। अब मान लो नकारात्मक भाव वाला देखना, नकारात्मक सब जगह मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, आपको भी मिलते हैं। नकारात्मक भाव वाला गलतियां ढूंढेगा कि ये कहाँ गलती करे और इनको पंच करे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए सारी चीजें सही है तो मात्रा में गलती ढूंढ लेगा, अरे आपने तो मात्रा गलत लिखी, आप शिक्षक हो क्या मात्रा कैसे गलत लिखी। अरे शिक्षक है, देवता थोड़ी है, शिक्षक भी इंसान है ना। मैं कद क्यों हो रहा है, मैं देवता हूं, मैं गलती कौन कर सकूं, मुझसे भी गलती होगी, मैं मानव हूं और मैं तो मानव बनने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो यही कहूंगा कि मैं मानव भी नहीं हूं पूरी तरीके से, मैं तो मानव बनने का, इंसान बनने का प्रयास कर रहा हूं, और जिस दिन बन जाएंगे उस दिन जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये सोचकर काम करते हैं, कोई किसी को बताने के लिए नहीं। और ये काम लगातार क्यों कर पाते हैं, क्योंकि अंदर से सकारात्मकता हमारे अंदर भरी हुई है और अंदर से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो ये 2-4 नेगेटिव लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वो चीज आपको अंदर विकसित करनी पड़ेगी, तब आपके मतलब ये फर्क ही नहीं पड़ेगा, अरे यार ये इसने बोल दिया यार, ऐसी की तैसी, इसकी उसकी सोच ऐसी थी तो उसने ऐसा बोला, अपनी सोच ऐसी है तो अपन कर्म ऐसा कर रहे हैं। बस यही तो नजरिया होता है, बस नजरिए का फेर है। जिसका नजरिया अच्छा है उसको सब अच्छा ही दिखता है, जिसका नजरिया बुरा है उसे सब बुरा ही दिखता है। ये चीज जिस दिन आपने समझ ली उस दिन आपको जीवन से कोई शिकायत नहीं होगी और न किसी से शिकायत होगी, न रिश्तेदारों से शिकायत होगी, न, क्योंकि उनका कर्म ऐसा है, उनकी सोच ऐसी है, तो वो ऐसी कमेंट करेंगे और वो ऐसी बातें आपके अंदर भरेंगे जिससे आप उसको पकड़ के बैठ जाओ और आप छोड़ दो और फिर कर लो 8-10 हजार की नौकरी कहीं भी जाकर। बस यही तो उनका उद्देश्य है और आपको ये करना नहीं है। आपको तो निरंतर प्रयास करके आपको उन्हें जवाब देना है कि भाई ओए बंदो है कहीं किया तो हाँ कौन कर सके, आ कर ली ले, आ ज्वाइनिंग ले ली ले, आ नौकरी करूं, आ पोस्टिंग है देख, और कहीं करी बता। ये तो हुई बात जज्बे वाली। और सर मैं हार गया, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए हकीकत बताऊं वो कुछ ही नहीं कर सकता। जिसने मन में ही मान लिया मैं तो हार गया सर, ये मेरे को ऐसे कहते, अरे छोटे बच्चों की तरह रोना छोड़ो, समझदार हो, समझदारी दिखाओ। ये रोना वगैरह ये सब
बाद की बात है, इसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है ना। ऐसे कई आपके मतलब अवसर मिलेंगे जिसमें आपको अपनी भावनाएं प्रकट करने का भी अवसर मिलेगा। अभी क्या है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। जिसने कहा उसका कर्म वो जाने। अपने को क्या करना है, अपने को पढ़ना है। मान लीजिए कोई पुस्तक ले आए तो पुस्तक भी पढ़ते हो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल शिद्दत से पढ़ो, आराम से। जरूरी नहीं है कि आपके पूरी उम्मीदों के ऊपर वो खरी उतरेगी, लेकिन 80% तो खरी उतरेगी। तो यानी कि 80% आपका उसके प्रति सकारात्मक नजरिया रहा। कुल मिलाकर ये, जैसे मैंने कोई पुस्तक लिखी, मान लीजिए मैंने लिखी और आप ले आए कि हमें सर पर विश्वास है, हम ले आए, मान लो उसके अंदर 2-3% गलती होगी। अरे हर कोई पुस्तक में वैसे गलती आई जाती है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई ऑथेंटिक पुस्तक है ना, उसको तो ऑथेंटिक मानते हो, उसके पीछे भी संशोधन का पेज लगा होता है कि पेज नंबर इस पर टाइप ये होना था और इस पर टाइप ये हुआ है। तो ये सभी जगह चलती है। लेकिन अपनी सकारात्मकता क्या कहती है, अपनी सकारात्मकता कहती है कि इसको एक्सेप्ट करके और उसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए। आपने सिखाया अरे यार इसमें तो ये चीज ऐसे आ गई, वो वाली तो होती है बात कि ताले खाने वाली, और वो विद्यार्थियों के लक्षण नहीं। आपको करना क्या है, आपके अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप करना है, और जितनी सकारात्मकता आएगी अंदर तो आपके लिए वो सारी चीजें मतलब अच्छी होने लगेगी, और इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप इस चीज की समझ रखोगे कि ये सही है और ये गलत, मुझे इस जगह ये निर्णय लेना है और इस जगह ये निर्णय नहीं लेना है। किसी ने कुछ कह दिया और मैं अपने अंदर घर करके बैठ गया तो वो चीज तो आपको नुकसान पहुंचाएगी, कहीं ना कहीं पीछे कर देगी। किसी ने कहा आया गया करो, जो अच्छी बातें वो रखो, बुरी बातें निकाल दो। इससे ज्यादा यार क्या कहूं आपको, यही है। और पढ़ना सिर्फ पढ़ना इसलिए है कि जिसने जो कहा है ना उसको गांठ बांध के साइड में रखना कि ये जो है ना ये गांठ खोलनी है और जवाब देना है इसको। उसने जो कहा है उसको जवाब देना है, इसलिए आपको दिन रात एक कर देने हैं कि हाँ भाई और ये मेरे पोस्टिंग ऑर्डर, हाँ और अट ज्वाइन करूं, ठीक है। नहीं कुछ नहीं कर सकता था कहने वाले बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर जज्बा होना चाहिए, अंदर जुनून होना चाहिए, अंदर जिद होनी चाहिए। 4J वाला फॉर्मूला दिया था ना, और जवाब देने का आपके अंदर वो क्या कहते हैं, वो शब्द नहीं आ रहा है मुझे, जवाब देने का मतलब अंदर वो उमड़ता है ना अंदर से, यूं कहते हैं कि खून खोलता है जवाब देने के लिए, जो वो जब निकलेगा आपके अंदर से, वो भाव निकलेगा, तब आप उसकी मेहनत करोगे कि हाँ मुझे यार कहा तो क्या कहते हैं। मैं भी कहीं से चोट खाया था, मैं नौकरी लेता ही नहीं, मेरे बिजनेस चल रहा था फादर का बहुत बढ़िया, अभी भी चलता है, क्या जरूरत थी। किस लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि पैसे वगैरह की वो कभी कमी देखी नहीं, तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ हालांकि स्टार्ट में संघर्ष से उठे थे, बिल्कुल संघर्ष, जमीन से उठे हुए हैं, इसलिए जमीन से जुड़े हुए भी रहते हैं। लेकिन ऐसा है कि हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी। माँ बाप ने संघर्ष किया लेकिन हमें महसूस नहीं होने दी, तो वो मतलब जब समझ आई तब तक जो है कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन किसी को जवाब देना था, किसी ने कह दिया था कि पैसे वाले बाप की औलाद है, खुद के दम पर कुछ नहीं कर सकता। यही जवाब देने के लिए आज वो मेरे सामने आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता इंसान, ठीक है ना। और यही चीज आपको करनी है। ये जिस दिन जुनून जाग गया ना अंदर, उस दिन आपके 4/12-25 है, मेरी तरफ से लिख के ले लेना भली, ठीक है। और इससे ज्यादा मैं आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, मेरी ताकत इतनी थी जो सामने बता दी आपको। तो अब साथियों आप इस क्लास का ले लेना स्क्रीनशॉट और पढ़ लेना बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। और ये अपने हो गए हैं जनजातीय और किसान आंदोलन पूरे। अगली क्लास में अपन प्रजामंडल पढ़ेंगे और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और पढ़ेंगे ही नहीं याद कर लेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।